कहानी ट्रूएंट्स यानी स्कूल से भागने वाली स्टूडेंट्स। तो चलिए सुनिए ट्रूएंट्स कहानी। एक स्कूल है और उससे सटा हुआ एक जंगल है। जंगल में आम, जामुन, नीम, महुआ, गूलर, बरगद, पीपल, शीशम और पाकड़ के पेड़ बहुतायत से तथा अपनी खास शैली में उगे हुए हैं। जंगल जितना घना है उतना ही विशाल और उतना ही रमणीक। घना तो इतना कि उसके भीतर दिन में ही रात, विशाल इतना कि पैदल चलकर उसे पार करने में आधे एक घंटे का समय जाया करना पड़ जाता है। और रमणीक इसलिए कि जंगल के निकट से ही कलकल करती हुई एक नदी अविरल प्रवाहित होती रहती है। नदी का जल स्वच्छ और शीतल है, इसलिए जंगल भी शीतल रहता है। यहाँ पर ऐकिक नियम लागू है। नदी जंगल को शीतल रखती है कि जंगल नदी का पानी शीतल रखता है, यह कहना जरा कठिन है। हजारों क्या कोटिशः पशु पक्षी जंगल से लेकर नदी तक विहार करते रहते हैं, जंगल में चरते हैं और नदी में हलकर पानी पीते हैं। वैसे दिन में ही जंगल में जाने से डर लगता है, लेकिन पशु और प्रेमी अबेर सबेर भागकर अक्सर उसी में पनाह लेते हैं। स्कूल में एक तरह से कहें तो जंगल की हवा बह रही है, पेड़ के मामले में भी और प्रेम के मामले में भी। जंगल की तरह स्कूल में भी पेड़ बहुतायत से हैं और प्रेम करने वाले भी। इसी से इसका अंदाज़ा लगा पाना जरा कठिन है कि जंगल ही स्कूल है या स्कूल ही जंगल। वैसे जंगल को ही काट कर स्कूल बनाया गया लगता है, किंतु कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि स्कूल की ज़मीन में ही जंगल धीरे धीरे उगा हुआ है, क्योंकि तहसीली रिकॉर्ड्स के अनुसार स्कूल की ज़मीन पहले नदी के किनारे तक थी। इस समय जो प्रिंसिपल हैं वे स्कूल की गरिमा, गौरव और शान हैं। चारों ओर जंगल ही जंगल है, इसलिए उनके चेहरे पर दाढ़ी भी जंगलनुमा उगी रहती है। उन्हें अपने स्कूल से और नदी तक फैले हुए जंगल से विशेष प्रेम है, क्योंकि वे स्वभावतः एक प्रकृति प्रेमी हैं और प्राकृतिक प्रेमी भी। उन्हें स्कूल से प्रेम है, स्कूल के छात्रों से प्रेम है, जंगल से प्रेम है, जंगल में उगे हुए पेड़ पौधों से प्रेम है, नदी से प्रेम है, नदी में बहते हुए निर्मल जल से तो इतना प्रेम है कि वे अक्सर उसी में नहाते हैं। वे एक सच्चे प्रेमी हैं, इसी से सच्चे प्रेमियों का आदर करना जानते हैं। को एजुकेशन की व्यवस्था के चलते लड़के और लड़कियों से भरा हुआ उनका स्कूल प्रेम का अगाध समुंदर है, जिसमें वे मन से तो गोता लगाते रहते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर निरपेक्ष बने रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक अचूक मंत्र है जिससे वे अपने ऊपर काबू किए रहते हैं। गांधी जी के तीनों बंदरों की खूबी वे बखूबी अपने अंदर आत्मसात कर लिए हैं। सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनते। केवल भावावेग के क्षणों को छोड़कर वे प्रायः मुन्न ही मारे बैठे रहते हैं। आपने कुछ देखा? नहीं देखा। आपने कुछ सुना? नहीं सुना। आपने कुछ किया? नहीं किया। जीवन में सफलता प्राप्त करने का उनका यह अचूक मंत्र है। उनका दावा है कि इसके प्रयोग से सुखमय जीवन कहानी बिना पढ़े ही कोई भी अपना जीवन सुखमय बना सकता है। कॉपी किताब हाथों में लिए एक लड़का अपने डमी पीरियड में कक्षा के अगले दरवाजे से और एक लड़की अपनी कक्षा के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकलकर पैर दबाए हुए स्कूल से उस समय बाहर चले गए जब प्रिंसिपल साहब अपने ऑफिस के बाहर एक पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लगाकर बैठे हुए हवा खाते खाते अपने दोनों पांव मेज के ऊपर रखे हुए कुछ कुछ ऊँघने लगे थे। और स्कूल के गेट पर मुस्तैदी से बैठा हुआ अधेड़ चपरासी पीरियड लगभग समाप्त हुआ जानकर घंटा बजाने के लिए घड़ी देखने ऑफिस में गया, तो वहीं बड़े बाबू से खड़े खड़े बतियाता हुआ खैनी बनाने में लग गया। स्कूल के गेट से बाहर जाकर दोनों एक साथ हो लिए, एक साथ चलने लगे, इतने पास पास जैसे कि एक दूसरे से सट गए हों, इतने धीरे धीरे जैसे कि रेंग रहे हों। चलते चलते कुछ समय लगा, वे जंगल के बीच में पहुंच गए। लड़की ने आगे देखा, लड़के ने पीछे देखा, लड़की ने दाएं देखा, लड़की ने बाएं देखा, लड़की ने इधर देखा, लड़के ने उधर देखा। कहीं कोई नहीं था। उनके इर्द गिर्द केवल पेड़ थे, पौधे थे, उन पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां थीं।
कीट पतंग पशु पक्षी भी थे, किंतु उनके लिए सब ना के बराबर थे। जब वे निश्चिंत हो गए तो लड़की सबको छोड़ छाड़ कर केवल लड़के को देखने लगी, भर नज़र एकटक। अभी तक न मालूम क्यों लड़का अचकचाया हुआ था। वह इधर उधर ज़्यादा देख रहा था, लड़की को कम देख रहा था। ज़मीन पर पेड़ों की सूखी पत्तियां बिछी हुई थीं, दोनों उसी पर बैठ गए। लड़की एक ओर बैठी और लड़के को अपने सामने दूसरी ओर बैठा लिया। चलते फिरते, उठते बैठते लड़की की नज़र हमेशा लड़के पर लगी थी, जैसे उसने लड़के को अभी अभी देखा हो और आँखों ही आँखों से उसे खा जाने वाली हो। किंतु लड़का कुछ कुछ लड़की को देखता, कुछ कुछ इधर उधर। लड़की को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि वह उसे ही देखे और उसी में खो जाए। मुझे देखो, मुझे, मेरी आँखों में देखो, यहाँ यहाँ, उसने कहा और अपनी आँखों के बीच में तर्जनी से इशारा किया। उधर क्या है? उधर क्यों घुमा ली अपनी नज़र? हैं? मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तो तुम मेरी आँखों में देखने से क्यों डर रहे हो? दूर से तो लगता है कि आँखों से मुझे खा जाओगे, नज़दीक पाकर डरते हो। देखो भरपूर, हाँ हाँ, ऐसे देखो। क्यों डरते क्यों हो? देखो मेरी आँखों में, हाँ इसी तरह देखते रहो। क्या देखा? कोई दिखाई दिया? क्या है मेरी आँखों में? बोलो, बोलते क्यों नहीं? लड़की ढीठ है, बोल्ड है, बातूनी है, किंतु लड़का शर्मीला है। लड़की को देखना तो उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। शब्द नहीं है उसके पास। सारे सफ़े उसके दिमाग से साफ हो गए हैं। बस गूंगा बना मीठा फल भकोस रहा है। बहुत कोंचने पर भोंदू सा कह देता है, चमक। सुनकर लड़की अपना मुंह बंद किए कुछ देर खिखियाती रही, फिर उसे कनखियों से देखकर बोली, बुद्धू कहीं के, और फिर हंस दी। अब देखो, अब क्या दिखा? पानी। लड़की खूब हंसी, पहली बार से ज़्यादा। उसके ऊपर लोटपोट हो गई। हंसते हंसते जी भर गया तो बोली, ओहो, जो मेरी आँखों में है वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये क्या लगा रखे हो? चमक, पानी, नादान। जानी नहीं तूने जिंदगानी, मेरी आँखों में तुम्हें दिखाई दे रहा है बस चमक और पानी। मैंने तो सुना है लड़कियों की आँखों में जादू होता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी आँखों में जादू नहीं है? लड़की प्रश्न भरी निगाहों से लड़के को देखती रहती है। लड़का असमंजस में पड़ा उसकी आँखों में आंखें गड़ाए उत्तर खोज रहा है। उसे एक बात याद आ जाती है। उसी को वह कह बैठा, जब मैं छोटा था तब एक बार गांव में एक मदारी आया करता था। वह कुछ जादू से के करतब दिखाया करता था। वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं तब सोचता था कि जादू वाले के साथ मैं क्यों नहीं रह पाता। जहाँ वह जाता है उसके साथ साथ मैं क्यों नहीं जा पाता। उसके साथ मुझे लोग क्यों नहीं जाने देते। उसके चले जाने के बाद कुछ देर तक ऐसा लगता था जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद हो गया हूँ। उसकी बकवास सुनते सुनते लड़की के भवें सिकुड़ने लगी। मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मेरी हालत कमोबेश फिर वही हो गई है। जब तक तुम्हारे पास होता हूँ तुम्हें देखता रहता हूँ, तब तक मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जब तुम दूर हो जाती हो तो मेरा जी घबराता है। मैं तड़फड़ाने लगता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह पाता। तुम जहाँ जाती हो तुम्हारे साथ साथ क्यों नहीं जा पाता। तुम कोई जादू वाली नहीं, मुझे तो जादू का कारखाना लगती हो। तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारी नाक के ऊपर, तुम्हारे होठों पर, हर जगह मुझे जादू ही जादू दिख रहा है। लड़की की बात सुनकर मगन हो गई। उसकी आंखें फैल कर तन गईं। अब उसे सुखद आश्चर्य हो रहा है अपने ऊपर, लड़के के ऊपर, लड़के की समझ के ऊपर। वह इतनी प्रसन्न हो गई कि लड़के के गाल पर चिकोटी काट ली। लड़का मुस्कराया। दोनों कुछ देर एक दूसरे को निहारते रहे। देखो यह जंगल कितना प्यारा है परमिला। अप्रत्याशित ढंग से लड़के ने चुप्पी तोड़ी। लड़की ने मुंह बिचका दिया, जैसे बेस्वाद कुछ अंदर चला गया हो। यह नाम छोड़ो, तो मुझे कोई दूसरा नाम दो, अपना, एकदम अलग, प्यारा सा, सोना सा। जैसे? नाम की पहली लड़की ने समझी नहीं। अरे बुद्धू, सोनी, डार्लिंग, जान, जानू, ऐसा ही कुछ। मेरे नाम से ही मिलता जुलता, जैसे परम,
परमु, पीर, परमिला क्यों नहीं? यह क्या ठीक नहीं है? मुझे तो यही अच्छा लगता है। पर मिला यानी प्रेम मिला। एक में मिला कर कह दूँ प्रेमिला तो? मेरे बुद्धू, मेरे सोना, मेरे राजा, कितनी चालाक हो तुम। लड़की उसकी तर्क शक्ति की कायल होकर हवा में उसकी तरफ चुंबन उछाल दिया। जंगल में उनके इर्द गिर्द तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज था, वह बहुत ऊपर आसमान में चमक रहा था। नदी थी, वह भी एक फरलांग दूर अपने किनारों से लिपटी हुई बह रही थी। पेड़ों के ऊपर बैठी हुई चिड़ियों को चहचहाने से ही फुर्सत नहीं थी। थोड़ी दूर पर अलमस्त नील गायों का झुंड किसी आहट से बेखबर निर्द्वंद्व घूम रहा था। पेड़ न मालूम किस खुशी में थे कि बस झूमे जा रहे थे। उन्होंने जिसे भी देखा सब के सब अपने में मस्त थे, इसलिए वे भी अपने में मस्त हो गए, भीड़ में अकेले। काश तुम फूल होती, लड़के ने कहा। काश तुम भंवरे होते, लड़की ने कहा। काश तुम कापी होती, काश तुम कलम होते, तुम किताब होती, तुम उसे पढ़ते रहते। तुम तितली होती तो मैं तुझे पकड़ लेता, मैं तुम्हारे हाथ ना आती। आफ्टर इट दे डिड नथिंग बट लाफ्ड एंड लाफ्ड। तभी जंगल में किसी के चलने का एहसास हुआ। वे उठ खड़े हुए। दूर उन्हें दो लड़के आते हुए दिखाई दिए। लड़का उन्हें पहचान गया। एक का नाम है मोहन और दूसरे का राधे। वे दोनों स्कूल में पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, आवारा किस्म के लड़के हैं। अक्सर वे स्कूल के इर्द गिर्द और जंगल में इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल की खिड़कियों से छन कर आती हवा सुगंधित समीर सी लगती है। उन्हें अपनी तरफ आते देख वे वहाँ से खिसक लिए। उन्होंने उनके अच्छे खासे रोमांटिक मूड का दही बनाकर रख दिया था। जाते जाते लड़के ने हिकारत से खखा कर थूक दिया। जब वे कुछ दूर चले गए तो लड़की ने कहा, ये मास्टर हमें स्कूल की नीरस किताबों में क्यों उलझाना चाहते हैं? क्यों नहीं हमें यहीं जंगल में, नदी के किनारे, झरनों के पीछे, पहाड़ों के ऊपर अपने मन का घूमने देते, अपने मन से पढ़ने देते? हम पेड़ों से बातें करते, नदी में पानी से खेलते, पर्वत की कंदराओं में बैठते, आपस में बातें करते करते ही पढ़ते तो कितना अच्छा रहता। इन पेड़ों के मास्टर कहाँ हैं? पशु पक्षी किस स्कूल में पढ़ते हैं? नदी, झील, झरनों को किसने पढ़ाया है? ये सब अपने काम कैसे करते हैं? यहाँ हमें इनके साथ कितना अच्छा लगता है। और वहाँ स्कूल की किताबों का सड़ा गला गोबर और भूसा हमारे दिमाग में भरा जाता है। इसी से घिन बढ़ती है स्कूली पढ़ाई से। कितना कुछ सीखने सिखाने के लिए सूरज, चंदा, सितारे आकाश में हैं। चारों ओर सरिता, सर, सागर धरती पर। वे सब किताबों से ही हमें क्यों पढ़ाते हैं जानू? छोड़ो वो सब, आगे देखो, गिरना मत, गड्ढा है। ज़मीन यहाँ ज़रा ऊंची नीची है, क्योंकि चलते चलते हम नदी के किनारे आ गए हैं। देखो, नदी का पानी सामने दिखाई दे रहा है, कितना साफ है। चलो उसी में पैर लटकाए कुछ देर बैठा जाए, हलकोरा खेला जाए। पानी में हलकोरा खेली हो कभी? लड़की ने तो कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव से लगा कि वह लड़की के प्रस्ताव से सहमत है। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नदी के कगार से नीचे उतरकर पानी के एकदम पास आ गए। नदी का जल बड़ा ही निर्मल और शीतल था। बालुकामय तट गीली सिलमिट के समान चिकना था। सपाट ढाल अधिक तीव्र नहीं था। जहाँ जल कम था, धारा में ढीलापन था, वहीं पानी के अंदर पैर डाले हुए वे किनारे पर बैठ गए और हाथों से छपकारा तथा पैरों से हलकोरा की क्रीड़ा करने लगे। लड़की ने ऐसा खिलवाड़ पहले कभी नहीं किया था। वह रोमांचित हो रही थी। पानी में मछलियों की रजत आभा उनके मन को मुग्ध किए दे रही थी। पानी में मछलियाँ और बाहर वे किलोल कर रहे थे। लड़की ने कहा, मैं मछली क्यों ना हुई? थोड़ी दूर पर मछुआरे भी धारा में जाल बांधे खड़े थे। लड़का उन्हें ही देख रहा था। बोला, वे अपने जाल में मछलियों को फंसा लेते हैं। चल हट, मैं फंसने वाली नहीं, तुम मछली हो क्या? मछुआरों की व्यस्तता और तल्लीनता देखते वे जल कीड़ा करते रहे। लड़की ने खिलवाड़ ही खिलवाड़ में अपने ऊपर पानी उलीच लिया। भीगने का बहुत मन कर रहा है क्या? उसकी शरारत देखकर लड़के ने कहा। हाँ, सौखी से लड़की ने कहा तो लड़के ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। आहा, लड़की मछली, भिगाओ और भिगाओ, मुझे पूरा भिगा दो, ऊपर से नीचे तक। मैं भीगना चाहती हूँ। कितना मज़ा आ रहा है भीगने में, है ना? पानी में तैरना मुझे अच्छा लगता है। मेरे साथ तैरोगे?
ज़्यादा मछली मत बनो, लड़के ने कहा तो हंसते हुए लड़की ने उसके ऊपर पानी फेंका और उठकर खड़ी हो गई। लड़का भी खड़ा हो गया। वे दोनों तो स्कूल से भागे और जो मन में आया किए, खेले कूदे, घर चले आए। लेकिन जंगल में जहाँ बैठे थे वहाँ राधे मोहन पहुँचे तो उनके साथी दिमाग ने एक नया खेल रच डाला, क्योंकि खग जाने खगही की भाषा। लड़के ने जब खखार कर थूका था तो वह एक आम के पत्ते पर पड़ गया था, जो मोहन के पैर के नीचे आ गया। उसने अपना पैर उठाया और पत्ते को हाथ से पकड़कर छुड़ाया तो उसे कुछ लसलसा लगा। बड़ी गड़बड़ हुई है। उसने आगे आगे चल रहे राधे से कहा, क्या हुआ बे? राधे कुछ सोचने में निमग्न हो गया था, इसलिए हड़बड़ा कर बोला, दोनों यहाँ गुटुरगु ही नहीं कर रहे थे, घसड़ पसड़ भी हुआ है। साला बाहर गिरा के चला गया। मोहन ने एक झटके में पूरी बात एक्सप्लेन कर दी, जो राधे को अच्छी नहीं लगी। अपने मन में यह सोचकर कि यहाँ मेरा पदार्थ क्यों नहीं गिरा, उसका मन जुगुप्सा से भर गया। इसलिए उसने घृणापूर्वक कहा, चुप बे, चल नदी में नहा ले। जो कुछ लग भीग जाने से नापाक हो गया है, पाक हो जाएगा। उसके बाद वे क्या किए राम जाने, किंतु यह बात कुछ खुर्राट मास्टरों को पता चल गई, क्योंकि राधे मोहन उसी गांव के थे जिस गांव का स्कूल था, जिस गांव के मास्टर थे, जिस गांव के सैलानी लड़का लड़की थे और जिस गांव के प्रिंसिपल थे। गांव के बाहर सड़क की पुलिया के ऊपर रात में राधे मोहन मिले और आपस में राय मशविरा किया। मोहन ने कहा, राधे, लड़की तो चालू मालूम पड़ती है। हाँ यार, लगती तो है, लेकिन हमें कैसे मिलेगी? राधे बोला, ये साला डल्ली डोंगर न मालूम कैसे पटा के उसको गांठ रहा है। 95% लड़कियां तो साली बौड़मों से फंस जाती हैं। एक काम करते हैं, कल लड़की को स्कूल से बुलाकर जंगल में ले चलते हैं और बारी बारी से। उसने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाते हुए गांठ लेने का इशारा किया और उसकी रजामंदी के लिए पूछा, बोलो कैसी रही मेरी आइडिया? इन बकलोलों को इसके अलावा कोई काम नहीं था। पुल के ऊपर इन्हीं सब बातों में रोज़ उनका शाम का अच्छा समय बर्बाद होता था। दूसरे दिन उन मास्टरों की मदद से प्रिंसिपल ने भी यह जान लिया कि जंगल में दोनों ने कुछ किया वह ठीक नहीं किया। उन्होंने भी राधे मोहन की शिनाख्त को जायज़ ठहराया कि जंगल में सूखी पत्तियों के ऊपर जो सफ़ेद द्रव जमा था वह लड़के का वीर्य रहा होगा। वे उस दिन कॉलेज में उखड़े उखड़े से आए और गेट की रखवाली करने वाली चपरासी के ऊपर रासान पानी लेकर चढ़ गए। मैं जितनी बात कहता हूँ, किसी बात की तामील नहीं होती है। इसी वजह से एक दिन हम सबको जलील होना पड़ेगा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं करेंगे। 10 लोग लाठी लेकर आएंगे और सबको पीट कर चले जाएंगे। मैंने जब कह दिया कि किसी को बाहर नहीं जाने देना है, तो कैसे कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। चपरासी चुप रहा, क्योंकि उसने प्रिंसिपल साहब का जवाब देना उचित नहीं समझा। फिर उन्होंने उसे वही बात समझाने की कोशिश की जो वे बहुत पहले से समझाते चले आ रहे हैं, और चपरासी सब जानता है। वे बोले, हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, इसलिए वैसे ही लोगों के कान हमेशा खड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ अंड बंड हो, और तुम लोग कुछ करवा कर रहोगे भी। गेट पर बैठे रहते हो, फिर भी कुछ लड़के और लड़कियां बाहर चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ, कैसे चले जाते हैं? यह कहकर उन्होंने मुट्ठी बांधकर अपना हाथ मेज पर पटका। तुम्हारे वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है? उनके बाहर जाने से स्कूल का नाम खराब हो रहा है। छोटी उम्र में लड़कियाँ बालिग हो रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कोई ना कोई लड़की एक दिन प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। गांव वाले पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे तब? गांव का स्कूल है, हम तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी जो हल्ला स्कूल में हो रहा है, तब बाहर होगा और बड़ी शिक्षा लेदर होगी। खड़े खड़े हमारा मुंह मत देखो, जाओ अपना काम करो। सारी बात बुकुर बुकुर सुनकर जा रहे चपरासी को वे तरेरने लगे। साहब का सख्त फरमान पाकर सीधा साधा चपरासी बड़ा अड़ियल हो गया। आदतन कुछ लड़के और लड़कियां गेट तक आए, किंतु चपरासी का कठोर हृदय आज तनिक नहीं पसीजा और वे हार मानकर वापस लौट गए। बेवकूफ़ से चपरासी की कठोरता देखकर बाहर जाने वाले लड़के और लड़कियां अपनी अपनी कक्षा में बैठे कसमसाते रहे। लड़के जो बाहर जाना चाह रहे थे, उनमें से कुछ चारदीवारी फांद कर चले गए और एक लड़की खिड़की के रास्ते अपना बैग ढका कर जाने में सफल हो गई। लेकिन और लड़के लड़कियां फंस गए, क्योंकि एक लड़की के निकलते ही प्रिंसिपल ने एक खूंसट चपरासी को उनके कमरे में बैठा दिया
उधर दीवार फांदने वाले एक लड़के को पकड़कर प्रिंसिपल ने पीट भी दिया। किसी को हॉस्पिटल जाना था, किसी को बैंक जाना था, किसी को दवा लेनी थी, किसी की माँ बीमार थी, तो किसी को कुछ तो किसी को कुछ। जितने स्टूडेंट उतनी प्रॉब्लम। आज से बाहर जाने का रास्ता बंद, सबका काम जहाँ का तहाँ ठप। नेक्स्ट डे हिंदी का साहित्यिक क्लास चल रहा था। मास्टर साहब उसी क्लास यानी इंटर सेकेंड ईयर को पढ़ा रहे थे जिस क्लास की लड़की की अफवाह एक दिन किसी लड़के के साथ जंगल में फरार होने की उड़ी थी। पहले तो मास्टर साहब ने कक्षा का रूटीन पूरा किया और तब तुरंत ही अपनी राव में बहते हुए वे साहित्य सरिता में डूब गए। उसी समय बाहर से कक्षा की पिछली खिड़की के पास राधे मोहन लुका छिपी का खेल खेलने लगे। हालांकि मास्टर साहब पढ़ाने में बहुत लीन रहे, फिर भी उन्हें बीच बीच में कक्षा के पिछले हिस्से में कोई चीज़ हवा में लहराती हुई दिखाई पड़ जाती। इससे कई बार उनका ध्यान भंग हो गया। ध्यान से देखा तो उनको एक ऊंची एड़ी की सैंडल हवा में लहराती हुई दिखाई दी। उनका माथा ठनका। पढ़ाते पढ़ाते ही उन्होंने अपने मस्तिष्क के बैक साइड में जाकर अभी अभी पढ़ाए गए लेसन के हिस्से को रिवाइज कर डाला कि कहीं उनसे कुछ गलत शब्द तो नहीं निकल गए जिसके लिए उन्हें चप्पल दिखाई जा रही है। किंतु उनका कन्फ्यूजन जल्दी ही दूर हो गया। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिससे ऐसी नौबत पैदा हो, तो वे रिलैक्स हुए। अब उनका कलेजा कुछ मजबूत हुआ और उन्होंने उसी मजबूती के साथ उन लड़कियों को खड़े हो जाने का इशारा किया। वैसे लड़कियां खड़ी नहीं हुई, लेकिन मास्टर साहब उनके खड़े होने के इंतज़ार में काफ़ी देर तक उनकी ओर देखते हुए खुद चुपचाप खड़े रहे। राधे मोहन तो आज अपनी सेटिंग के चक्कर में आए थे, जिसको भी खोज रहे थे। बाई चांस वह इसी क्लास में खिड़की के पास वाली बेंच पर ही बैठी हुई थी। खिड़की के पास खड़े होकर वे उसे बाहर चले आने का इशारा कर रहे थे। उन्हें देखकर भी वह लड़की अनदेखा कर रही थी, परंतु उसके बगल में बैठी हुई लड़की कुछ चालू किस्म की थी। वही रह कर उनको चुपचाप रफू चक्कर हो जाने के लिए अपनी सैंडल दिखा रही थी। इससे परेशान थी एक तीसरी लड़की। वह बोल बैठी, सर बाहर लड़के। इसके पहले भी उसने एक बार कहा था। तब मास्टर साहब श्रृंगार रस की विवेचना में इतने अंदर तक डूबे थे कि कुछ सुन नहीं पाए, और सुने भी होंगे तो रस को बेरस नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब की उनके भी कान खड़े हो गए। उन्होंने कुछ आगे बढ़कर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, किंतु उन्हें कोई नहीं दिखा। एक्चुअली लड़की की आवाज़ और मास्टर साहब के चौकन्ने होने के अंतराल में ही राधे मोहन वहाँ से फुर्र हो गए थे। इसलिए मास्टर साहब को वे तो नहीं दिखे, अलबत्ता एक दूसरा दृश्य दिख गया। बाहर मैदान में एक गाय से सांड का प्रेम प्रसंग चल रहा था। राधे मोहन को देखने के बहाने वे खिड़की से बाहर काफ़ी देर तक वही देखते रहे। जब वे खिड़की से मुड़े तो उनके मुंह से राधे मोहन के लिए हिकारत भरा शब्द पुंज निकला, लुच्चे कहीं की, जिसे लड़कियों ने सुना। मास्टर साहब ने एक ही तीर से दो निशाने साध लिए। उन्होंने बाहर का प्रेम पूर्ण दृश्य देख लिया और लगे हाथ छात्राओं को इस बात का भी एहसास करा दिया कि देखने में वे भले ही कुछ लुच्चे किस्म के हों, किंतु वास्तव में लुच्चे हैं नहीं, और क्लास में तो लुच्चई उन्हें जरा भी पसंद नहीं। यह दूसरा पीरियड था। इसके बाद लड़के और लड़कियां बाहर जाने हेतु छटपटाने लगी, किंतु उनकी दाल नहीं गली। आज भी सबने किसी तरह से अपना दिन बिताया। स्कूल बंद होने पर एक साथ सब बाहर निकले। प्रिंसिपल साहब बाहर पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठे बैठे कनखियों से उन्हें देखते रहे। जुलूस की शक्ल में लड़के लड़कियों का रेला विद्यालय से बाहर निकलते देखकर उन्होंने एक चपरासी को बुलाकर कहा, निहोर, देख लिया न, कैसा बांध के रख दिया हूँ सबको। प्रिंसिपली करने मुझको भी आती है। ठान लूँ तो क्या नहीं कर सकता। मेरे सामने किसी की अक्की बक्की नहीं चलेगी। लेकिन सोचता हूँ कि गांव की बात है, जाने दो। मैं भी गांव में ही रहता हूँ, क्या नहीं जानता। लेकिन सब जानते हुए भी चुप रहता हूँ। एक बात जानते हो, पाषाण हृदय बनने से अपना ही मन खराब होता है। चालू किस्म की लड़की जिसने राधे मोहन को अपनी सैंडल दिखाई थी, बाहर आकर उनसे मिली। दोनों उसे ललचाई नज़रों से देख रहे थे।
राधे ने प्रश्नवाचक मुद्रा में अपनी आंखें मटकाकर इशारे से सिर हिलाया। उसका इशारा लड़की ने भांप लिया। गेट नहीं खुलता अब तो मैं क्या करूं? उसने अपनी असमर्थता जताई। लड़की की व्यवस्था सुनकर उनके तन बदन में आग लग गई। उनका बस चले तो वे अभी खड़े खड़े गेट को उखाड़ कर फेंक दें। तब अपने उन्माद को दबाकर मोहन ने कहा, देखो, गेट नहीं खुलता तो ना खुले। यदि हम पीछे से निकलने की व्यवस्था कर दें तो हमारा काम कर दोगी? लड़की उनकी बात सुनकर सकचाई, मुस्कुराई, दांतों से अपनी उंगली चबाई और तब बेबसी जाहिर करते हुए अपनी सैंडल की नोक से ज़मीन पर चीन्हा खींचने लगी। वे फौरन समझ गए कि उनका काम हो जाएगा। उन्होंने एक साथ आकाशवाणी की, आज जाओ, हमारा संगम होकर रहेगा रानी। अगले दिन जब लड़की पढ़ने के लिए स्कूल आई तो पाया कि कक्षा की पीछे वाली जीर्ण शीर्ण खिड़की गायब है। वह समझ गई और 2 ही पीरियड पढ़ने के बाद उसी खिड़की के रास्ते जंगल में संगम करने के लिए निकल गई। बस लड़कियों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। देखा देखी वैसे ही और कई लड़कियां खिड़की में से कूद कर निकल गईं, किंतु वे सब जंगल की ओर न जाकर अपने घर चली गईं। उन्हीं में से एक लड़की ऐसी थी जिसको एमसी हो गया था। वह गई तो गई, लेकिन घर जाकर उसने यह बात अपनी दीदी से कह दी कि वह खिड़की से कूद कर आई है। यह खबर उसकी दीदी के कान से होती हुई उसकी माँ तक पहुंची और फिर उसके पिताजी तक। उन्होंने इस तमाशे की शिकायत स्कूल की प्रबंध कमेटी की एक मेंबर से कर दी, जो प्रिंसिपल के चाचा और गांव के प्रधान होने से स्कूल की कोर कमेटी में अपना दबदबा रखते थे। उनको यह बात बड़ी नागवार लगी। वे दूसरे ही दिन स्कूल में आ धमके। उनको देखते ही प्रिंसिपल ने चपरासी से अपनी बगल में एक कुर्सी रखने को कहा। वे प्रिंसिपल के चाचा की हैसियत से नहीं, बल्कि कमेटी की एक मेंबर की हैसियत से कुर्सी पर बैठते ही बोले, गेट पर किसे बिठा रखा है आपने? पृथ्वी से गोल मटोल उनके प्रश्न को प्रिंसिपल समझ नहीं पाए। अभी तक वे उन्हें अपना चाचा ही समझते आ रहे थे, लेकिन प्रधान और मेंबर का उनका रूप एक साथ देखा पहली बार और हक्का बक्का रह गए। उन्हें अकबकाया देख प्रधान ने अपनी बात स्पष्ट की, गेट पर बैठने वाला आदमी है या आदमी की मूरत? गेट पर किसी समझदार चपरासी को बैठाइए। हमारे स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं। अपने गांव के आदमी हैं आप, गांव में ही रहते हैं, ज़रा ध्यान रखिए। आप समझदार काफ़ी हैं, समझदारी से काम लीजिए। अधिक कुछ कहूँगा नहीं, चलता हूँ। कहते हुए वे कुर्सी से उठ गए। जो कहना था कहकर वे चले गए, किंतु प्रिंसिपल को प्रश्न चिन्हों से घिरा हुआ छोड़कर चले गए। उन्होंने जिधर भी देखा उधर प्रश्न चिन्ह ही प्रश्न चिन्ह। हर एक लड़की एक प्रश्न चिन्ह। स्कूल का गेट उन्हें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा, जिसे देखते देखते वे खुद प्रश्न चिन्ह में तब्दील हो गए। जब से उन्होंने स्कूल का फाटक बंद करवाना शुरू किया तभी से वे सोच रहे थे कि कुछ होकर रहेगा, लेकिन यह कदापि नहीं सोचा था कि उनके चाचा ही आकर उन्हें तमाचा लगा जाएंगे। सोचते सोचते वे तिलमिला गए और उस चपरासी को बुलाकर खुन्नस निकालने लगे। देखो, अगर तुम्हारे जैसे आज्ञापालक 2-4 और मिल गए तो जल्दी ही यहाँ डंडा खाने की नौबत आ जाएगी। आदेश का पालन करो, मगर विवेक से। अंधभक्ति कभी कभी कष्टकारी होती है। काम बिगाड़ोगे तुम और लात खानी पड़ेगी सबको। अपने स्कूल में लड़कियाँ पढ़ती हैं, ये बता सकते हो लड़कियों की कितनी समस्याएं होती हैं? चपरासी यह सुनकर मुस्करा दिया। नहीं नहीं, बताओ। बताते क्यों नहीं? बता सकते हो। ये हंसने की बात नहीं है। 1-2 नहीं, हजारों समस्याएं होती हैं उनकी। कब कौन सी समस्या खड़ी हो जाएगी किसके साथ कौन जानता है। यहाँ से किसी की लाश उसके घर पहुँचाओगे? यदि कोई मर रही हो तो कम से कम उसे जाने दो ताकि वह अपने घर जाकर मरे। यह कौन सी गणित है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती है? लड़कियाँ डर के मारे खिड़की के रास्ते कूद रही हैं। किसी का हाथ पैर टूटेगा तो उसके जिम्मेदार हो तुम। मैं जो जो कहता हूँ उसे करना ज़रूरी नहीं है। यदि करोगे तो उसका यही हश्र होगा। प्रिंसिपल हूँ, इसलिए कुछ बातें मैं यूँ ही बोल जाता हूँ। मुझे रेलगाड़ी का इंजन समझो,
इंजन। जितना तेज आगे चलता हूँ उतना ही तेज पीछे भागता हूँ। आज केवल बात कहकर एक आदमी गया है, कल कुछ लोग लाठी लेकर आएंगे और पीट कर जाएंगे। चपरासी को प्रिंसिपल की कुछ बात समझ में आई, कुछ नहीं आई, किंतु उसने लड़के लड़कियों को आने जाने की छूट दे दी। जो जब चाहता जाता, जो जब चाहता आता। गेट बंद रहता था किंतु खुल जाता था। सेंसिटिव और सिमसिम टाइप था, बोलने पर खुल जाता था। रोक थी भी नहीं भी थी, जैसा प्रिंसिपल वैसा गेट। आज महीने का आखिरी दिन है, इसलिए हाफ डे है। आज सबकी मज़ा है। आज सब लोग दोपहर से घर चले जाएंगे। कुल गिन गिना कर 4 पीरियड्स पढ़ने हैं। 10वीं की लड़कियों को चौथे पीरियड में संस्कृत पढ़ना है। आज संस्कृत के मास्टर साहब प्रत्याहार पढ़ाने की सोच रहे हैं। उसके लिए माहेश्वर सूत्रों की अल्प विवेचना आवश्यक है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर 14 सूत्र लिख दिए। जब लड़कियों ने उन्हें कॉपी पर उतार लिया तो मास्टर साहब ने बोलकर बताया। 6वें सूत्र के उच्चारण पर कुछ लड़कियां मुस्करा दीं। उनका मुस्कराना मास्टर साहब ने देखा पर अवॉइड कर गए, किंतु अंतिम सूत्र समाप्त होते होते एक लड़की ने कहा, एक बार और मास्टर साहब, अभी पूरा समझ में नहीं आया। मास्टर साहब ने तो बात पकड़ ली थी, इसलिए बोले, घर पर स्वयं कहकर समझ लेना। आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा, आपके मुंह से ज़रा अच्छा लगता है। एक दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया, किंतु मास्टर साहब ने उसका आग्रह ठुकरा दिया। वे उनकी बातों पर ध्यान न देकर आगे प्रत्याहार की तरफ बढ़ गए। चौथे पीरियड के बाद विद्यालय बंद हो गया। छात्र चले गए, छात्राएं चली गईं, बस अध्यापक रह गए, अध्यापिका रह गई। विद्यालय में वह एक ही अध्यापिका थी और नई थी। कॉलेज के दिन भर के क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए पेड़ की छाया में एक जगह इकट्ठे होकर सभी लोग बैठ गए। एक अध्यापक ने कॉलेज की डिसिप्लिन को लेकर चिंता प्रकट की। गेट खुलते रहने से बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। बंद रहता था तो अच्छा था। दूसरे ही पीरियड के बाद आने जाने का तमाशा शुरू हो जाता है। क्लास में जाओ तो स्ट्रेंथ देखकर मन खिन्न हो जाता है। समझ में नहीं आता कि जब जाना ही रहता है तो आते क्यों हैं। कौन समझाए उन्हें, यह बताइए। प्रिंसिपल साहब कहने लगे, क्या उनके घर के गार्जियन नहीं जानते कि लड़की इस समय क्यों आ रही है? लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए आता ही कौन है? एक बात बताएं आपसे। रुक कर, हे तुम जाओ जी, जाओ। प्रिंसिपल साहब ने अपनी बात बताने से पहले अध्यापिका को अचानक जाने का आदेश दे दिया तो अध्यापिका सकपका गई और बोल पड़ी, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, तुम्ही को कह रहे हैं, जाओ। प्रिंसिपल साहब ने स्पष्ट करते हुए कहा तो वह चली गई। उन्होंने जाते समय उसकी तरफ नहीं निहारा। आदेश देते समय ही उसे देख लिया था, किंतु कुछ अध्यापक पलटकर उसे देखने लगे। प्रिंसिपल साहब को अच्छा नहीं लगा। सबका ध्यान खींचने के लिए उन्होंने अपनी बात जल्दी से शुरू कर दी। हाँ, तो हम बता रहे थे कि किसी की लड़की स्कूल में पढ़ रही है और वह कोई काम नहीं कर रही है, फिर भी अपने माँ बाप को पैसा ले जाकर देती है, जिसे वे चुपचाप रख लेते हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं कि जब लड़की कोई काम करती नहीं है तो पैसा उसे मिलता कहाँ से है? अच्छा बताइए, उनके घर वालों को पूछना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं पूछते तो लड़की का मन बढ़ेगा ही। अब आपसे असली बात बता रहे हैं। जिस दिन इंटर का फॉर्म भरवाया जा रहा था उस दिन जानते हैं क्या हुआ? नहीं तो सुनिए। हुआ ये कि फॉर्म भरने के दौरान ही किसी बहाने से एक लड़की स्कूल से चली गई, मगर वह घर नहीं गई। फिर कहाँ गई? अपने साउंड का वॉल्यूम ज़रा धीमा करके बताते हैं। यहाँ कई जगह अड्डे हैं जहाँ पर लड़कियाँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाती हैं। वह लड़की ऐसी ही किसी जगह गई थी। वहाँ आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। जो उस किस्म की लड़कियाँ हैं, स्कूल आने के बहाने उनकी कमाई हो जाती है। अब बताइए, गेट बंद कैसे हो सकेगा? एक मास्टर को बात हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने एतराज़ जताया तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा, आपको देखना है? देखना हो तो चलिए, अभी चलिए हमारे साथ। और कहते कहते कुर्सी से उठ गए। लाचार होकर वह मास्टर भी उनकी बात पर यकीन कर लिया और मजाक पर उतर आया। मान लीजिए वहाँ गए और कुछ होने लगा तो
तो क्या उसकी व्यवस्था हो जाएगी, केवल ये चाहिए। उन्होंने दाहिने हाथ की चुटकी रगड़ते हुए कहा, जिससे सब लोग समझ गए कि पैसे से यहाँ सब संभव है। प्रिंसिपल साहब का विद्यालय और उनका गांव कितना अद्भुत और महान है। आहा, ग्राम क्या है, अपने गांव की छोटी छोटी बातों का उन्हें कितना नॉलेज है। यह सोचकर उनके चेहरे की प्रोफाइल बतौर अनुप्रास गर्वपूर्ण गरिमा की ग्लोरी से जगमगाने लगी। एक चपरासी का मन भी ना जाने कब से कुछ कहने के लिए हुमस रहा था। प्रिंसिपल साहब का टेम्पर जरा नरम देखकर उसने भी अपनी बात कह डाली। साहब, एक बात बताएं, एक दिन जमन है कि बाथरूमे का दरवाज़ा वो जमन है कि अंदर से बंद रहा। तब हम वही घड़ी जमन है कि सोचे ये आखिर माजरा क्या है। जायके जब पीछे से जमन है कि देखे तो रोशनदान में लगी ग्रिल नीचे गिरी थी। हमारे मन में हुआ कि ई का हुआ है। तुरंत जमन है कि सीढ़ी लगा के अंदर चले गए और दरवाज़ा खोले तो जमन है कि देखते ही कि वो फरसवे पर कुछ गिरा था। अरे वह जमन है कि जंगल वाली कोई चीज़ तो नहीं थी। हाथ वाथ नहीं लगाया था ना उसे। किसी मास्टर ने चुटकी ली तो सभी लोग हंस पड़े, लेकिन चपरासी केवल मुस्कुरा कर रह गया और बोला, ना जी, खाली जमन है कि हम बाल्टी से पानी मार के सब साफ कर दिए। अर्थशास्त्र के प्रवक्ता महोदय अभी तक चुप थे। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बोले, बट अकॉर्डिंग टू सोशल इकानमी, इस तरह से जहाँ तहाँ लोग गिरा रहे हैं, यह तो बड़ी ख़राब बात है। ज़रा सोचिए, कितनी कीमती चीज़ है यह। इसकी बूंद बूंद बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर में एकत्रित हो जाए तो मणि का काम करती है। मुख पर तेज बढ़ जाता है और ढंग से सही स्थान पर गिर जाए तो जीवन का हेतु बनती है। फिर आजकल तो सरोगेट मदर का चलन तेजी से बढ़ रहा है, उसमें यह बड़ी काम आएगी। सरकार को चाहिए कि ब्लड बैंक की तर्ज पर सीमेंट बैंक जैसी कोई स्कीम लाए ताकि नवयुवकों का स्टोर किया जा सके। प्रिंसिपल साहब सोच रहे थे कि किशोरावस्था की नादानी के कारण वे तो अपनी सारी मणि गंवा चुके हैं। कोई सीमेंट बैंक बना भी तो उसमें डोनेट करने के लिए अब उनसे एक बूंद बीर गिरेगा नहीं। तब किसी को सरोगेट मदर बनाने में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। सोचते ही उनका मन खिन्न हो गया, इसलिए उन्हें सीमेंट बैंक वाली बात पसंद नहीं आई। वे बोले, चुप रहिए, नवयुवकों का स्टोर करके क्या किया जा सकेगा। लुच्चे हैं सब, आजकल इधर उधर गिराने का काम वे ही करते हैं। अपनी जान में उनका बीर लेना कोई पसंद भी नहीं करेगा। लुच्चों के बीर से लुच्चा ही पैदा होगा, क्योंकि डीएनए अपना असर नहीं छोड़ता। तब साहब, साधु सन्यासियों का ऊ मिलने से तो रहा। एक चपरासी ने चिंता सी प्रकट की तो प्रिंसिपल ने जैसे भविष्यवाणी करते हुए कहा, मिलेगा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इस ज़माने में साधु सन्यासी भी गिरा रहे हैं। लड़के चले गए, लड़कियां चली गईं, चलिए अब हम लोग भी चले। बहुत हो गया हंसी मजाक, स्वास्थ्य के लिए इतना ज़रूरी है। इसके बाद साहब की सभा उनके साथ विसर्जित हो गई।